छात्रों, आज हम पढ़ेंगे बचपन के बारे में। बचपन, आप सबका बचपन बड़ा ही निराला होगा। सबकी अपनी अपनी बचपन की कुछ मधुर याद होती है। हर कोई बचपन के बारे में कुछ नया ही अनुभव करता है। किसी का बचपन कैसे बीता होता है, किसी का बचपन कैसे। ये प्रस्तुत पाठ बसंत पुस्तिका से लिया गया है। इसमें लेखिका कृष्णा सोबती अपने जीवन पे आधारित एक आत्मकथा के बारे में बताती हैं, जिसमें लेखिका अपने बचपन की मधुर स्मृतियों को अर्थात मधुर यादों को ताजा करते हुए अनेक घटनाओं का विवरण बताती है। लेखिका ने अपनी इस आत्मकथा में तब के और आज के जीवन में आए बदलावों के अंतर स्पष्ट किए हैं। लेखिका की बचपन की यादें पाठकों के हृदय में सुखद अनुभूति का एहसास कराती हैं। अर्थात जिस प्रकार हमारा बचपन बीता है, आवश्यक नहीं सभी का बचपन उसी प्रकार बीते। सबके अपने अपने बचपन की कुछ न कुछ अलग ही मधुर यादें होती हैं। किसी के बचपन में कुछ तो किसी के बचपन में कुछ। तो आइए हम जानते हैं लेखिका कृष्णा सोबती के बारे में कि उन्होंने अपने बचपन की किन स्मृतियों को इस पाठ के जरिए ताजा किया है। लेखिका बताती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी नहीं हूँ। हाँ, इतनी बड़ी आवश्यक हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में सभी लोग उन्हें जीजी कहकर पुकारते थे। जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी थी। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी और उस शताब्दी में ओढ़ने पहनने में काफी बदलाव होते थे। पहले सब रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे। मगर अब उनका मन करता था कुछ सफेद पहनो, गहरे या हल्के रंग। पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे याद है। वो अपने फ्रॉक के बारे में बताती हैं कि उन्होंने किस प्रकार के फ्रॉक पहने थे और पहले जो फ्रॉक बनते थे किस प्रकार वो घेरदार और चुन्नटों वाले होते थे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलक था। लेमन कलर का बड़े पेंटो वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, अर्थात एक फ्रिल टाइप उस फ्रॉक के नीचे लगी थी। आगे बताती हैं कि उन्हें वो ट्यूनिक भी याद है जो ग्रे कलर का होता था। उनको अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं जो उन्हें खुद धोने पड़ते थे। बचपन में वहां पर नौकर या नौकरानी नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हर बचपन में लेखिका को सुबह इतवार को उठते ही इसी काम में लगना होता था, जिसमें उन्हें अपने जूते पॉलिश करके चमकाने होते थे और उनकी चमक रगड़ रगड़ कर उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते उसके पास रुई जरूर रखते थे। जूता लगा रुई मोजों के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में फर्क तो बहुत है। हम हर शनिवार को, अर्थात लेखिका बताती हैं कि वे
हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीती थी। यह बहुत ही मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, परंतु उस समय रिवाज होता था ये सब पीने का। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते थे, देखते ही मितली अर्थात उल्टी होने लगती थी। ऐसे लगता था जैसे उन्हें क्या पिला दिया हो। आज भी उन्हें याद है कि अगर वे ये दवा नहीं पीते थे तो उन्हें जबरदस्ती ये पीना पड़ता था, चाहे वो दवाई के रूप में हो या किसी भी रूप में। उन्हें तो ये पीना ही पड़ता था, क्योंकि कहा जाता था यह उनकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर लेखिका आगे बताते हुए कहती हैं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं, मगर आज के जमाने में टेलीविजन और रेडियो को छोड़कर एलईडी और टेप रिकॉर्डर, उनको भी छोड़कर मोबाइलों ने स्थान ले लिया है। उनके बचपन में ये सब हुआ करता था और आज के बचपन में सभी बच्चे मोबाइल और एलईडी में डूबे रहते हैं। कंप्यूटर आज की रोजमर्रा की जिंदगी में आम बात हो गई है। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गई है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी और थम्स अप में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड विमटो मिलती थी, अर्थात नींबू पानी के रूप में उनको लेमनेड दी जाती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेंस्ट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका का घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई गिरजा मैदान पहुंच जाती थी। वहां से एक उतराई और उतरते ही मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लगती थी। हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा चॉकलेट लेखिका के पास होती थी, क्योंकि वह चॉकलेट लेकर कभी वहीं खड़े खड़े ना खाती, घर लौट पर साइन बोर्ड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर पर आराम से लेटकर मजे लेकर खाती थी। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, एकदम कुछ लाल गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। लेखिका उन दिनों की याद ताजा करते हुए बताती हैं कि उस समय रेडियो टेलीविजन नहीं होते थे, कुछ घरों में सिर्फ ग्रामोफोन होते थे। उस समय कचौड़ी कुल्फी समोसा ये खाने का रिवाज ज्यादा होता था, मगर आज पैटीज पेस्ट्री और कोक पेप्सी। उस समय फालसे और खसखस के शरबत पिए जाते थे, मगर आज ये सब नहीं पिए जाते। चॉकलेट उन्हें बहुत ही पसंद थी, इसीलिए वो रात के समय उसका मजा लेकर खाती थी। और शिमला के चना जोर गरम और अनारदाने का चूरन उन्हें बहुत ही पसंद आता था। वे बताती हैं कि शिमला रिज पर उन्होंने
छुटपन में अर्थात बचपन में बहुत ही मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी कभी यह मौका मिल ही जाता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, ये सब लेखिका बताती कि उन्होंने शिमला रिज पर कितने मजे किए हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़, चर्च की बजती घंटियां, इन सब का संगीत कितना ही मनोहर हुआ करता था। सूर्यास्त का दृश्य तो बहुत ही सुहावना लगता था। उस वक्त इतनी तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां भी नहीं चला करती। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। एक चीज और, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता हुआ खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग, अर्थात जिस बारे में लेखिका ने बताया वो एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था कि किस प्रकार शिमला में कालका से ट्रेन किस प्रकार पहुंचती थी और रास्ते में वो क्या क्या देखती थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो कभी नहीं भूलती थी लेखिका को। वह दुकान थी जहां उनका चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और हर कोई उन्हें चिढ़ाता और कहता, आंखों में जरूर तकलीफ होगी, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का चेहरा कहाँ दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर ने पूरा आश्वासन अर्थात पूरा धैर्य बंधाया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, बस नंबर कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसके जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा क्या होगा। सभी उनकी आंखों में चश्मा लगा देखकर उनके चचेरे भाई छेड़ा करते थे, कहा करते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरीके से बार बार कहना उनको बहुत खिज लगती थी कि ये सब क्यों बोला बोला जा रहा है, उन पर ऐसा शेर क्यों बनाया जा रहा है। जब वे चाय पीकर चले गए तो उन्होंने अपने कमरे के आईने में जाकर देखा और बहुत बार देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी और देखती रही। उन्हें वही शेर बार बार याद आ रहा था, सूरत बनी लंगूर की। कभी वो कहती नहीं, कभी वो कहती हाँ। उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। कई रंगों की जमा कर ली है।
कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपना। लेखिका बताती है कि दिल्ली में कई बहुत कम उन्हें हवाई जहाज देखने को मिलते थे। तब सबको लगता था कोई भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है। डॉक्टर कहते चश्मा लगा। चश्मा लगने पर डॉक्टर ने हमेशा बोला कि उतर जाएगा, परंतु उनकी इस उम्र तक वह चश्मा नहीं उतरा। जब पहली बार लगाया तो सभी भाइयों ने खूब मजाक उड़ाया, लंगूर की सूरत से भी तुलना कर दी। लेखिका ने अनेक टोपियां एकत्र कर रखी हैं, जिन्हें उन्हें लगाना आज भी बहुत पसंद है। ये थी कृष्णा सोबती की बचपन की कहानी। इसी प्रकार आपकी भी बचपन की बहुत सी मधुर कहानियां होंगी, बहुत सी मधुर यादें होंगी। क्या पता ये पाठ पढ़ते पढ़ते आप भी अपनी बचपन की कहीं स्मृतियों में कुछ नई ताजा यादों में खो जाएं और आप भी अपने उस बचपन की सैर कराएं। आइए कुछ शब्दार्थ पढ़ते हैं। छुटपन, बचपन, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, स्टॉक यानी संग्रह, बुरकना, चूरन जैसी कोई वस्तु को छिड़कना, हष्टपुष्ट अर्थात हट्टा कट्टा और तगड़ा, अटपटा यानी कि वो बात जो कहने में बड़ी ही अजीब सी लगे, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, खुराक यानी कि एक तय की गई मात्रा जिसमें आप उस निश्चित मात्रा में ही कुछ ना कुछ खाएं। तो याद करिए अपने बचपन को और खो जाइए उन सुनहरे बचपन की यादों में। धन्यवाद।